नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में चर्चा जोरों से चल रही है और वो चर्चा चुनाव सुधारों को लेकर है। हम जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र है तो चुनाव भी हैं, और अगर चुनाव हैं तो विभिन्न स्तरों पर होने वाले चुनाव हैं, और अगर चुनाव हैं तो चुनाव का खर्च भी है और उससे जुड़े हुए तमाम और सवाल भी हैं। किस प्रकार से उन्हें स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया जाए, क्योंकि चुनाव जो है बेहद खर्चीले हो चले हैं। आज इन तमाम विषयों को हम उठाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से चुनाव सुधारों की ओर जो हम प्रयास कर सकते हैं वो सफल हो सकते हैं, और क्या कुछ उसमें ऐसी रुकावटें हैं या कठिनाइयां हैं या पेचीदगियां हैं जो इन चुनाव सुधारों के आड़े कहीं ना कहीं आ रही हैं। तमाम विषयों को आज उठाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे साथ हमारी जनता जनार्दन और हमारे विशिष्ट मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। आपका स्वागत है गोपाल जी। टॉम वडक्कन जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से आते हैं। आपका स्वागत है। और एसवाई कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। बहुत बहुत स्वागत है कुरैशी जी आपका। प्रोफेसर पुष्पेश पंत, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ। आपका स्वागत। प्रियंका राव हमारे साथ हैं, जो कि पीआरएस लेजिस्लेटिव से आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रियंका राव। और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी हमारे साथ हैं, जो अपनी बात को रखेंगे यहाँ पर, और जनता जनार्दन भी अपने विचारों को रखेगी। पर इससे पहले आइए जरा इस पूरे के पूरे विषय का जो परिप्रेक्ष्य है उसे समझ लें, उसका बैकग्राउंड हम समझ लें, फिर आगे चलें। इन दिनों जहां एक और 5 राज्यों में चुनावी सरगर्मियां अपने पूरे उफान पर हैं, तो इसी के साथ देश में चुनाव सुधारों को लेकर भी बहस तेज हो चली है। मौजूदा बहस 2 बिंदुओं पर है। एक, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ करवाए जाने की, और दूसरी, राजनीतिक दलों के चंदे की। जाहिर है ये बहस भारतीय चुनावों में हो रहे बेतहाशा खर्च पर लगाम लगाने की है, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की है, और साथ ही देश में लगातार हो रहे चुनावों से विकास कार्यों में आ रही बाधाओं को रोकने की है। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक विधानसभा और लोकसभा चुनाव को एक साथ कराए जाने की हिमायत कई बार कर चुके हैं। लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी के अलावा इस विषय पर नीति आयोग भी अपना सकारात्मक रुख पेश कर चुका है। शुरू के 4 आम चुनाव साथ साथ ही हुए थे, लेकिन उसके बाद जो राजनीतिक परिदृश्य उभर कर सामने आया, उसमें अब कई पेच हैं, कई बाधाएं हैं। एक साथ चुनाव करवाए जाने के फायदों से इनकार कतई नहीं किया जा सकता। रही बात राजनीतिक दलों द्वारा चंदा लिए जाने की, तो इस पर पब्लिक डोमेन में बहस काफी दिनों से चली आ रही है। बहस मुबाहिसों में इसकी जमकर आलोचना भी होती रही है कि चुनाव में काले धन के बेतहाशा इस्तेमाल का ये मूल कारण है, जिसमें कमोबेश सभी राजनीतिक दल इस विषय पर पारदर्शी होने से गुरेज करते रहे हैं। इसी तथ्य को नजर में रखते हुए 2017 के बजट में वित्त मंत्री द्वारा राजनीतिक दलों के चंदे लिए जाने पर लगाम लगाए जाने का प्रस्ताव है। अब पॉलिटिकल पार्टियां किसी एक आदमी से सिर्फ 2000 रुपए तक ही कैश में चंदा ले सकती हैं। चंदे के रूप में बड़ी रकम चेक अथवा डिजिटल माध्यम से ली जा सकेगी। सभी राजनीतिक दलों को तय समय पर अपना रिटर्न फाइल करना होगा। पार्टी फंड के लिए दानकर्ता बॉन्ड खरीद सकेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि पार्टी फंडिंग में पारदर्शिता पर टैक्स में छूट दी जाएगी। वित्त मंत्री द्वारा लाया गया ये प्रस्ताव राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता के उद्देश्य से ही किया गया है। इसके अलावा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष पद्धति है और प्रत्याशी या उसके समर्थकों के धर्म, जाति, समुदाय, भाषा के नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि धर्म, जाति, भाषा, समुदाय या वर्ग के आधार पर प्रत्याशी, उसके एजेंट या प्रत्याशी की सहमति से कोई और व्यक्ति अपील करता है तो वो गैर कानूनी है और उसे चुनाव का भ्रष्ट तरीका माना जाएगा। जाहिर है ये सारे सुझाव मौजूदा दौर की चुनावी राजनीति की साफ सफाई के लिए ही हैं, लेकिन सवाल यही है कि ये कैसे लागू होंगे और कितने कारगर साबित होंगे। तो चुनाव सुधारों की धुरी में मतदाता है, और इस मतदाता को लुभाने के लिए, मनाने के लिए और अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती हैं राजनीतिक पार्टियां, और उसमें फिर धन बल का इस्तेमाल होता है, काले धन का इस्तेमाल होता है। किस तरह से इस पर लगाम लग सकती है, इन्हीं सब विषयों पर बात कर रहे हैं आज हम। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं। गोपाल जी, मतदाता बड़ा इंपॉर्टेंट है। जाहिर है चुनाव जीतने हैं तो मतदाता को तो मनाना पड़ेगा, अपने पक्ष में लाना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत तरह के खर्च पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। अभी हमने देखा कि बजट में एक सुधार सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लाया गया। आपको क्या लगता है 2000 रुपए जो है कि कैश में आप दे सकते हैं, और वो अनोनिमस हो सकता है, कोई भी दे सकता है 2000 का चंदा, तो क्या आपको लगता है कि ये काफी है और चुनाव सुधारों की तरफ उठा हुआ एक पॉजिटिव कदम है?
हाँ, मेरे ख्याल से तो ये बहुत महत्वपूर्ण इस बार वित्त मंत्री ने जो कहा, जो प्रावधान लाए वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात कि 20,000 तक का ये प्रोविजन था, उसको 2,000 तक किया। और एक दूसरी बात, इनकम टैक्स रिटर्न की भी बहुत बड़ी आवश्यकता जो थी। पहले ये था कि वॉलंटियर टाइप था, कोई बहुत ज्यादा कंपल्शन नहीं था, इलेक्शन कमीशन की तरफ से था। कई बहुत लगभग 50% पार्टीज तो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करती थी, अब तो कंपल्शन कर दिया है इस बार। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनकम टैक्स रिटर्न जब भरे फाइल करेंगी पार्टीज, और वह उसी साल के 31 दिसंबर के पहले करना पड़ेगा, तो उसमें फिर सारा उन्हें डिटेल देना पड़ेगा, सारे ऑडिटेड, और उसको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। पर उसमें ये तो नहीं आएगा कि चंदा आपको कौन दे रहा है और कितने स्तरों पर दे रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि 20,000 को वो 10 बार दे देंगे तो हो गया। देखिए, 2,000 को वो 10 बार देता है तो 20, तो कम से कम उनको कुछ तो रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। एक रीजनेबल ये है कि इससे और भी आगे हो सकते हैं, लेकिन जो बात है, अगर चेक से पेमेंट आते हैं 2,000 से लेके 20,000 तक के, तो वो ऑडिट ट्रेल बैंकों में भी होगी। 20,000 से ऊपर तो पूरा डिटेल पूरा उनको देना पड़ता है कि आइडेंटिटी पूरी सब देनी पड़ती है। दूसरा एक इनोवेटिव, क्योंकि लोगों को ये बढ़ने के लिए एक जो बॉन्ड वाला जो अभी प्रावधान आया, वो बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड का, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग चेक से देने में इसलिए घबराते थे या अनाकानी करते थे, कॉर्पोरेट हाउसेज या कुछ लोग, कि उनके विंडिक्टिव ना हो जाए, अगर सरकारें बदल जाती हैं तो हमारे पर विंडिक्टिवनेस ना आ जाए। तो और लेने वाले को, पॉलिटिकल पार्टी को लेने में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि उनका तो इनकम टैक्स फ्री है। अगर आपको पैसा दे रहा है, सफेद धन कोई दे रहा है, चेक से दे रहा है, तो हम लोगों को एज ए पॉलिटिकल पार्टी तो लेने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हमारे पास तो टैक्स है ही नहीं ना पॉलिटिकल पार्टी। तो देने वाले के रेस्ट्रिक्शन थी, जिसके कारण हमें लगता था कि काला धन चुनाव में होता। दूसरी तरफ यह था कि खर्चे के में भी जो रेस्ट्रिक्शंस थे बहुत सारे, कि आप 28 लाख से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते, लेकिन अगर 28 लाख से ऊपर का खर्च अगर रिक्वायरमेंट होती है कम्युनिटी, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। हाँ, जिसकी पर आपको नहीं लगता कि जो इसमें बेसिक जो सवाल है वो यही है, एनोनिमिटी का है, कि जब तक नाम जाहिर नहीं होगा कि किसने दिया, और वो भी जनता के सामने जाहिर नहीं होगा, तब तक इन कदमों का इतना कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। नहीं, मैंने बताया ना कि क्या एनोनिमिटी की रिक्वायरमेंट डोनर की तरफ ज्यादा थी, क्योंकि वो अपने नामों को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे। मान लो आज उन्होंने बीजेपी को दे दिया, सरकार बदली, कांग्रेस आ गई, तो वो विंडिक्टिव वो सोचते थे, तो वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं। अब इसमें एनोनिमिटी पेमेंट की नहीं रही, व्यक्ति की, डोनर की आइडेंटिटी को आप पब्लिक नहीं कर रहे। तो आरबीआई वाला कॉन्सेप्ट से मुझे लगता है ये बहुत ही डायनेमिक ये इनिशिएटिव है, और यह सबसे ज्यादा फायदा करेगा। ओके, हमारे साथ टॉम वडक्कन जी हैं। टॉम वडक्कन जी, आपको क्या लगता है, खासतौर से हम राजनीतिक चंदे से ही शुरू करें, बात अभी आगे भी ले जाएंगे, लेकिन ये एक नया एलिमेंट इसमें आके जुड़ा है। आपको लगता है कि इससे वाकई चुनाव सुधारों की तरफ एक सार्थक कदम उठाया गया है और ये आने वाले समय में बड़ा फ्रूटफुल होने वाला है? देखिए, हमने तो ओपनली कहा है, वेलकम किया है कि जो भी कदम लिया जाता है, वी वेलकम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, लेकिन ये एक बेबी स्टेप है अभी। मेरा कलीग ने अभी कहा बॉन्ड के बारे में। हाँ। बॉन्ड का भी ये है कि बैंक ट्रेल है, जिसने भी डोनेट किया है, और जो भी गवर्नमेंट में आता है उसको रिकॉर्ड निकालना बड़ा मुश्किल नहीं है। ठीक है, कदम लिया है, अच्छी बात है। हम कहते हैं कि इसका ट्रांसपेरेंसी हो। इलेक्शन कमीशन का जो हमारा डिमांड थोड़ा आगे भी है कि इलेक्शन फंडिंग इलेक्शन कमीशन के द्वारा हो। हाँ। जैसे एक रैली हो रहा है, हाँ। हर पॉलिटिकल पार्टी को एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि भैया यहाँ रैली करिए। बीजेपी ने किया, उसके बाद वही प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस ने भी किया। उससे क्या होता है कि एक बैलेंस्ड आउट सिस्टम होता है और सिक्योरिटी कंसर्न्स भी एड्रेस हो जाता है। नहीं तो क्या होता है कि इधर रैली किया, उस साथ साथ 2 रैली और, तो आपको सिक्योरिटी मूवमेंट करना पड़ेगा। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अगर हो, और मौका है, मेरे ख्याल से ये मौका है कि अगर प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के कदम आगे रखें, हम भी साथ हैं। लेकिन क्या है कि पावर में हो तो आप कुछ कहते हैं, पावर में नहीं है तो कुछ और। तो मैं समझता हूँ कंसेंसस इमर्ज होना जरूरी है। अगर फंडिंग इलेक्शन कमीशन का हो, कलेक्शंस जो भी प्राइवेट कॉर्पोरेट्स
फंडिंग करने चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन को देने दो और उससे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि पोस्टर्स लग रहा है, जैसे ये पेड न्यूज का प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे अभी पेड न्यूज एक ह्यूज इश्यू है, और ये इश्यूज को एक फॉरवर्ड लुकिंग मूवमेंट ले आकर, ये तो एक बेबी स्टेप है जो किया है, अच्छी बात है, अच्छी बात। लेकिन मैं कहता हूं कि और भी स्टेप्स होना चाहिए। जी, इलेक्शन कमीशन की बात आ रही है, एसवाई कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। कुरैशी जी, जिस तरह से कह रहे हैं कि एक इलेक्शन फंड, नेशनल इलेक्शन फंड बन जाए, इसका आइडिया भी मूट किया गया है, फिर वो फंड वहां आ जाए और फिर वहां से वो प्रायोजित हो सारा का सारा काम, क्या आपको लगता है इलेक्शन कमीशन इसके लिए तैयार है और उसके पास इतना सब कुछ है कि वो ये काम भी अपने पंखों तले ले लेगा? देखिए, मुझे तो जो अभी एक रिसेंट इनिशिएटिव के प्रधानमंत्री जी इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इसी पे खुशी है कि कम से कम बात तो हो रही है। वरना 20-25 साल से इलेक्शन कमीशन तो कह के उसका गला सूख गया था और कोई इसकी परवाह नहीं होती थी। अब इन्होंने बात करनी शुरू की तो शायद इसको कंक्लूजन तक भी पहुंचाएंगे। करना क्या चाहिए उस पर काफ़ी डिस्कशन हो रहा है, उस पर बड़ा गौर करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो थी ट्रांसपेरेंसी, जो आपने भी बार बार मुद्दा उठाया कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि 70 साल से इलेक्शन में जो फंडिंग होती है उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी ट्रांसपेरेंसी वो कराना चाहते हैं। अगला सेंटेंस में जब बॉन्ड की बात आई कि जी जो डोनर है वो सीक्रेट रखना चाहता है, हम उसको सीक्रेट रखेंगे। तो पर ये दोनों को कैसे आप रिकंसाइल करेंगे? आप ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं, सीक्रेट कर रहे हैं। अभी तक तो डोनर इलेक्शन कमीशन को 20,000 के ऊपर के सारे डोनेशन आके बताता था, अब आगे तो वो भी चलना बंद हो जाएंगे। और मैं ये भी बता दूं कि ये जो अगर डोनर ये कहता है कि हमको दूसरी पार्टी सजा देगी इस वजह से हम कर रहे हैं, ये मुझे गलत लगता है, झूठ है। क्योंकि एक तो ये डोनर सभी पार्टियों को देते हैं, कोई आ जाए कोई हारे कोई जीते सबको देते हैं, तो इसलिए उनको एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों वो चिंतित हैं कि जब जो कोई करोड़ों रुपए डोनेट करेगा उसके बाद उसको जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, लाइसेंस मिलेंगे, जिसको क्विड प्रो को के बदले में उसको क्या मिला वो पता लग जाएगा। असल में उसको छुपाना चाह रहा है, उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, मेरी राय तो ये है। इसलिए दूसरी चीज वडक्कन साहब ने जो कहा स्टेट फंडिंग, स्टेट फंडिंग इन्होंने या उसको पब्लिक फंडिंग कुछ लोग कहना पसंद करते हैं ऑफ इलेक्शन। मैं स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन के खिलाफ हूँ क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। अब 40-50 हज़ार कैंडिडेट होते हैं, अगर सारी विधानसभाओं का हो रहा हो तो 50 हज़ार कैंडिडेट, रोजाना 50 हज़ार रैलियां हो रही होंगी, इलेक्शन कमीशन उसका कहाँ हिसाब रख सकता है? उसके बजाय ऑल्टरनेटिव फॉर्मुलेशन मेरी ये है कि पॉलिटिकल पार्टी को फंड कीजिए बेस्ड ऑन उनका परफॉर्मेंस। हर एक वोट के ऊपर अगर हम 100 रुपए दे दें उनको, तो पिछले जनरल इलेक्शन में 55 करोड़ वोट पड़े थे, तो 5,500 करोड़ रुपए उनको दे दीजिए, उससे वो इलेक्शन लड़े, रैली करें, क्या करें, सब कुछ करें, तो उनको सारा पैसा मिल गया। लेकिन प्राइवेट फंड कलेक्शन टोटली बैन हो जाएगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, तो और फिर उसका ऑडिट भी होगा। तो इस और ये यूरोप की 60-70% देश इसको करते हैं, कई जगह बहुत अच्छा चल रहा है, तो यहाँ पे हमें उस पर गौर करना चाहिए। वही एक प्रैक्टिकल। इंडिया इज नॉट यूरोप ना, यूरोप की कंट्रीज बड़ी छोटी-छोटी कंट्रीज हैं। नहीं, इंडिया में नॉट बी यूरोप, बट इंडिया इज ए लीडर। बहुत सारी चीजों में यूरोप से हम आगे हैं। यूरोप ने, पर हमारा आकार प्रकार, हमारी जो ये सारी चीजें, उसको भी तो आपको ये याद रखिए कि जब अमेरिका जो ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है, उन्होंने औरतों को बराबर का हक 144 साल में दिया, हमने पहले दिन दिया था, तो हम उनके लीडर हैं। मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कुरैशी साहब की बात से, वो पीर और मैं मुरीद, आप ये समझिए। मेरा ये मानना है कि उन्होंने जो कहा है मैं उससे बिल्कुल 100% इत्तेफाक इसलिए करता हूँ कि पहली चीज ट्रांसपेरेंसी है। अगर कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देता है तो उसमें इतना दिल गुर्दा जिगर होना चाहिए कि कह सके कि मैं इस पार्टी का सपोर्टर हूँ। दुनिया भर में ये भी होता है, लोग कहते हैं कि हम बुश सीनियर के सपोर्टर थे, इसके सपोर्टर थे, ओबामा के सपोर्टर थे। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं आइडियोलॉजिकली, तो आप में वो तो कह देगा, मगर फिर पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी तो दिक्कत हो जाएगी लोगों के आगे। वो पॉलिटिकल पार्टी की चिंता भी आप ना करें, अभी तो आप देने वाले की चिंता करिए पहले, जो ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है। और जो मेरे ख्याल में ये लेन देन जो है वो मुझसे ज़्यादा यहाँ इल्म है लोगों को, जो सरकार में भी रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में भी हैं। ये लेन देन सिर्फ चुनाव के चंदे का नहीं होता है, जब ठेके मिलते हैं, जब कोई बड़ा काम प्रोजेक्ट होता है, तो तब भी लेन देन होता है। और उसमें कई बार आपको ये मज़ेदार चीज़ देखने को आती है कि दोनों पार्टी हारी जीती इकट्ठी एक होती है कि हमारे इलाके में बड़ा प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट लगना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ बहुत शॉर्ट में, इसके पहले आप मुझे टोक देंगी कि गंगोत्री के इलाके में जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन है उत्तराखंड में, वहाँ मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों इकट्ठे आए थे पर्यावरण मंत्री के पास कि उस इलाके में जीविकोपार्जन के लिए बड़े प्रोजेक्ट लगने चाहिए। अब ये तो एक शिक्षली वाली बात थी कि वहाँ क्या पॉपुलेशन डेंसिटी है, वहाँ क्या प्रोजेक्ट लग सकता था, वहाँ कितने लोगों को रोजगार मिलता, मगर दोनों के इंटरेस्ट कॉमन हो जाते हैं जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो सरकार आए या जाए, सीबीआई की जांच हो या न हो, रेड पड़े या न पड़े, जो हजारों लाखों करोड़ों लोगों के मालिक होते हैं वो अपना काम निपटाना चुनाव के बाद के लेन देन से भी समझते हैं। तो इसमें कई लोग लपेटे में आ चुके हैं। मेरे ख्याल में ट्रांसपेरेंसी बेहद ज़रूरी है। और जो कुरैशी साहब ने जिस चीज़ की ओर इशारा किया कि अगर बॉन्ड के बहाने आप एनोनिमिटी दे रहे हैं तो आप बड़े भ्रष्टाचार को तो होने दे रहे हैं नाकों के तले, और छोटे भ्रष्टाचार की कोई गिनती कर नहीं रहा है। एक बात वो है। और दूसरी बात जो चुनाव के खर्चे वाली है, उसमें सिर्फ जो एक थोड़ी सी, मतलब मुझे माफ़ करेंगे कुरैशी साहब, एक छोटी सी उलझन मेरे मन में है कि किसी भी जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। एक बेचारे धरती पकड़ हुआ करते थे जो इलेक्शन लड़ते लड़ते अभी हैं धरती पकड़ गए। मगर मेरा ये मानना है कि आप जो एक निर्दलीय व्यक्ति है उसको उसके बुनियादी अधिकार के चुनाव लड़ने से कैसे रोकेंगे अगर पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग से पॉलिटिकल पार्टी। इसका अब मैं जवाब दे दूं, अगर आगे जाए नीले में इजाजत दें। मैं कहता हूं कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दीजिए, इंडिपेंडेंट को भी दे दीजिए। मैंने जो कैलकुलेशन की है कि 55 करोड़ वोट, तो वो तो उसमें इंडिपेंडेंट में शामिल, आपको सिर्फ एक ही वोट मिला, आप 100 रुपए लेके खुशी खुशी जाइए घर, हमें कोई चिंता नहीं है। फिर वो तो बाद में होगा ना, पहले जो नया आएगा। अभी जो आप तो बिजनेस को जानते हैं कि बिजनेस में पहले इन्वेस्ट करते हैं, अभी भी तो पार्टी बनती है, उनको पहले इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद रिटर्न आता है। चलिए प्रियंका, आप बताइए, ये खास तौर से हम अगर फंडिंग से ही शुरू कर लें और जिस तरह के स्टेप्स उठाए गए हैं इस बजट में भी, और हमेशा इस पर चर्चा चलती है, किस तरह से चुनाव के खर्च को हम कम भी करें और काला धन इसमें ना आए, क्या कहते हैं आप, ये कितने स्टेप फॉरवर्ड लगते हैं आपको? जी, अगर आप ये बजट प्रपोजल्स में तो जो दो चीजें आई गई हैं, एक तो ये है कि जैसे सर कह रहे थे कि 20,000 का जो लिमिट था, वो कानून अभी ये कहता है कि अगर आप 20,000 तक डोनेट करेंगे तो आपका जो नाम, डिटेल्स है वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज को देने की जरूरत नहीं है। इस लिमिट को 20,000 से 2,000 को किया गया है, तो ये काफी बड़ा स्टेप डाउन है। लेकिन इसमें सिर्फ एक बात ये है कि अगर आप डेटा आज देखेंगे, एडीआर का जो डेटा आया है कि बहुत सारे पार्टी से 70% जो दिखाते हैं सारे अनोनिमस डोनेशंस होते हैं, वो भी कैश में। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम ये नहीं कह सकते कि अभी 100 लोग 20,000 दे रहे हैं, कल और तो बेस बढ़ सकता है और सब कैश डोनेशंस देंगे, तो अनोनिमिटी इन कैश विल कंटिन्यू। तो हमें पता नहीं है कि ये किस हद तक उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। दूसरी बात यह है कि जब हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, एक तो यह है कि जैसे सब कह रहे थे, दो चीजें हैं। एक तो है अनोनिमिटी, जो डोनेट कर रहा है उसकी अनोनिमिटी रखे। दूसरी बात यह है ट्रांसपेरेंसी की, क्या लोगों को ये जानने का हक नहीं है कि पार्टीज की सोर्स ऑफ फंडिंग कहाँ से आती है। हमेशा से हमने सुना है कि सोर्स ऑफ फंडिंग, जैसे सर कह रहे थे, किसी के पॉलिटिकल पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसी की वजह से 2013 में सीआईसी का ऑर्डर भी आया था कि पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के तहत लाया जाए, क्योंकि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी इस हद में होनी चाहिए। तो इन दोनों चीजों के बीच में एक तो चीज है कि बैलेंस कैसे लाई जाए। मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, तो क्या इसकी जगह फाइनेंस बिल में होनी चाहिए या क्या एक सिंपल लॉ लानी गई चाहिए पार्लियामेंट में, क्योंकि फाइनेंस बिल का ये रोल है कि वो सिर्फ टैक्स प्रपोजल्स को आगे रखे। ये कोई भी बड़ी पॉलिसी डिसीजंस को आगे नहीं रखते, क्योंकि टैक्स प्रपोजल सिर्फ लोकसभा देखती है, ये कमेटी के सामने नहीं जाता है, ज्यादा चर्चा इस पे, ज्यादा डिबेट डिस्कशन नहीं होती इस पे। तो इसकी सही जगह क्या फाइनेंस बिल थी, ये भी एक और बात है, ये भी एक प्रश्न है जिसे उठाना चाहिए। हमारे साथ रामकृपाल जी, आपका क्या कहना है? क्या आपको लग रहा है कि ये कदम सार्थक हैं, भले ही जैसे कह रहे हैं बेबी स्टेप्स हों, लेकिन आगे बढ़े हुए सकारात्मक कदम हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि जो स्थिति अभी तक थी उसमें से अगर हमने एक छोटा सा भी सुधार किया है या सुधार की इच्छा जाहिर की है, तो मुझे लगता है उसका वेलकम किया जाना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता हो। कोई, जब आप सोचेंगे कोई ऐसी बिल्कुल जब हो तो 100% हो जाए, ऐसा नहीं होता। स्वागत किया जाना चाहिए। कहीं से पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये विल पावर सत्ता में पहली बार दिखाई पड़ रही है कि नहीं, इसको करना है।
वो चाहे उनकी निजी इच्छा कह लीजिए या कहिए कि आज के लोकतांत्रिक उसका एक दबाव भी है कि आपको ये करना ही है। ये नहीं हो सकता है कि आप प्रधानमंत्री हमारा ये कहे कि अब तो आप भीख भी दे सकते हैं, वो भी रखता है बैलेट, खुद मोदी जी ने कहा है, और पॉलिटिशियंस के लिए आप छूट दे दें कि कुछ भी नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज पर एक दबाव तो है कि अब आपको जनता के सामने ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। लेकिन देखिए, एब्स्ट्रैक्ट बातें करना और उसको क्वांटिफाई करके बात करना, मैं कुरैशी साहब से एकदम जो उन्होंने कहा सब सहमत हूं। मेरा एक बात समझ में नहीं आती है, मोदी जी ने एक स्टेप बढ़ाया है, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज मैंने देखा है कि अनफॉर्चुनेट, जिसको मैं वामपंथियों को समझता था कि वो होंगे, लेकिन वो भी जब 20,000 पर बात आई, इलेक्शन कमीशन का जो सुझाव था कि 2,000 तक इसको किया जाए, उस पर भी वामपंथी पार्टियों को भी एतराज था इस बात का, और तरह तरह के लोग करते हैं। मेरा यह कहना है कि इस देश में इलेक्शन कमीशन एक ऐसा है जिस पर यह नहीं कहीं से अभी तक लगा है। छोटी मोटी देखिए, जो भी विपक्ष में होता है वो कहता है कि ये सत्ता पक्ष के दबाव में फलाना है, बट मोटे तौर पर मैं समझता हूं कि एक ऐसी संस्था है जो सिर्फ डेडिकेटेड ढंग से सिर्फ डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए, स्वतंत्र चुनाव के लिए ही है। इसको इतनी पावर दी जानी चाहिए कि कम से कम इलेक्शन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के जो भी चीजें हों, उनको ये नहीं हो कि मैं उसको सुझाव दे रहा हूं, उसको हर पार्टी जब जब कोई पावर में आता है तो उसको ठंडे बस्ते में डालता जाए, नहीं। उसके साथ इनको अधिकार दिया जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार होना चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ये सुझाव दें, और उसमें कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए कि इनके सामने कुछ ऐसे अधिकार होने चाहिए, कम से कम फंडिंग के सवाल पर, कि जो भी इनके सुझाव दें वो कानूनी दर्जा प्राप्त करने के लिए बाध्य हों, चाहे वो अदालत के माध्यम से हो, चाहे पार्लियामेंट उस पर करे। उस पर यह नहीं हो सकता है कि मैं मेजॉरिटी में आऊंगा या 4 पार्टियां बोल रही, नहीं। इलेक्शन कमीशन को ज्यादा अधिकार देने की जरूरत है, और उसी को ये किया जाए, क्योंकि वो निष्पक्ष होकर के जो भी सुझाव देना है देगा। और अगर उसको स्क्रूटनी करानी है तो मैं समझता हूं देश की हमारी अदालत है, सर्वोच्च अदालत है, उसमें जा सकता है। लेकिन जब तक आप नहीं देंगे तब तक देखिए, इसमें जो एक और बात थी एनोनिमिटी की बात, मैं भी इसके बहुत खिलाफ हूं जी। होता क्या है कि बिल्कुल इन्होंने सही कहा, पार्टियां सबको चंदा देती हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने, जो यूनिलीवर थी उसकी एक जमाने में उसने इंडिया को, जब लड़ाई हो रही थी, पाकिस्तान को भी चंदा दिया, क्योंकि वहां पाकिस्तान यूनिलीवर थी और यहाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर थी, दोनों कंट्रीज को चंदा दिया था। इससे कम से कम एक बात ये होगी कि आपने जो भी चंदा दिया है, ठीक है, आप किसी एक पार्टी को दीजिए, बाकी जो भी प्रतिनिधि आएगा उसके काम पर जनता एक विजिलेंट रहेगी कि ये जो कुछ भी दिया गया है, कौन सा ठेका कहां जा रहा है, वाकई उसमें है नहीं। तो एक सबसे बड़ा दबाव रहेगा चुने हुए प्रतिनिधियों पर कि आप सबके हिसाब से काम कीजिए, न कि फेवरेटिज्म कीजिए, न कि उसको आप कर्ज मान करके उसको वापसी का काम कीजिए, जो आज की तारीख में हो रहा है। जी, सीधी और सच्ची बात यह है कि चुनाव सुधारों की दिशा में देश चर्चा भी कर रहा है, बहस भी कर रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सरकार ने जिस तरह की राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ने की, उसको हमें जरूर उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, और ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम इस स्थिति को और बेहतर बना सकते हैं। हम जनता जनार्दन से भी राय लेंगे कि किस प्रकार से इसे और बेहतर किया जा सकता है, चुनाव सुधारों की तरफ से किस तरह से एक सार्थक पहल ली जा सकती है आने वाले समय में। एक छोटा सा देख लेते हैं और तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए चर्चा में। ए से ऑटोमोबाइल्स हो या एस से सुपर बाइक्स, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है, पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, वो देखो। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। मदद हमारी, मंजिल आपकी। 8 से हाईवेज हो या I से इंडिया की रेल, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे?
प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Your business needs a reliable and cost-efficient delivery solution. Introducing Express Parcel and Business Parcel. Your customer selects the product. Our pickup service collects it from you and provides fast, secure and economical delivery at your customer's doorstep. We also collect cash from them and offer you fast cash remittance service. Now enjoy the growth and success of your business with India Post Parcel Services. Keep your business ahead. मम्मी आपके पास आधार है और पापा के पास भी, तो फिर मेरे पास क्यों नहीं? क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो। टीचर कह रही थी मेरा भी आधार होना चाहिए और चुटकी का भी। जी हाँ, नवजात शिशु का भी आधार बन सकता है। इसके लिए आधार केंद्र अथवा स्कूल या फिर आंगनवाड़ी में लगने वाले शिविर में जाएं। ये पूरी तरह से निशुल्क है। मेरे बच्चे की सही शुरुआत, मेरा आधार मेरी पहचान। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। जीएसटी, कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। जीएसटी, वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। जीएसटी, आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। बड़ी परेशान लग रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो शहर बदला, घर बदला और अब यहाँ आधार में पता भी बदलना पड़ेगा। नाम में सुधार या पता इत्यादि बदलना इंटरनेट से घर बैठे संभव है। तुम जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रही हो वो आधार में रजिस्टर्ड तो है ना? अब आधार की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर नया एड्रेस टाइप करके अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड कर दो। ये तो सचमुच आसान है। मेरी परेशानियों का समाधान, मेरा आधार, मेरी पहचान। 12वीं में मुझे 60% मार्क्स मिले हैं। BA MA करने के बजाय मेडिकल में जाना चाहता हूँ। हम स्टूडेंट्स को जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, उन्हें प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज में आगे की पढ़ाई के लिए ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। एक मजे की बात, हम गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए 30% स्कॉलरशिप अलग से निर्धारित है। फ्रेंड्स जल्दी करो, फॉर्म्स ऑनलाइन जमा हो रहे हैं। मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप भारत सरकार की ओर से सभी अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स को एक तोहफा उनके सुंदर भविष्य के लिए। मदद हमारी, मंजिल आपकी। सब ठीक रहा? हाँ, बेटे के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। और दहेज? कह दिया, दहेज में हमें कुछ नहीं चाहिए। 3 बेटियों को दहेज देने के बाद जब लेने की बारी आई तो आप चुप रह गए। माँ, मैं दहेज नहीं लूंगा। मैं खुद समर्थ हूँ। जो चाहिए मैं खुद कमाकर खरीद सकता हूँ। बेटियों की माँ होकर भी मैं भूल गई कि मेरी होने वाली बहू भी किसी की बेटी है। नहीं चाहिए हमें दहेज। दहेज लेना और दहेज देना कानूनन अपराध है। चर्चा आप देख रहे हैं और चर्चा में अब हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद यहाँ जनता जनार्दन से उनकी राय लेंगे कि आखिर चुनाव सुधारों में ये जो 2-3 स्टेप्स हम हाल ही में लगातार चर्चा में सुन रहे हैं वो इसके ऊपर क्या सोचते हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ बैठे हैं जो अपनी बात करेंगे। जी, पहले तो बताइए कि जो ये राजनीतिक चंदे वाली जो ये बात है, आपको क्या लगता है कि सरकार ने जो ये कदम उठाया है कितना सार्थक होने वाला है, कितना फ्रूटफुल, कितना इसका फल मिलने वाला है? सरकार के द्वारा जो 2000 रुपए से अधिक के चंदे पर रोक लगाई गई है, नगद लेने पर रोक लगाई गई, ये स्वागत युक्त कदम है। इससे चुनाव सुधार में जो काले धन का यूज होता था वो खत्म हो जाएगा। मैं माननीय कुरैशी सर से इसी परिप्रेक्ष्य में एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो सर ऑनरेबल प्रेसिडेंट और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने की बात की गई है, जो भारत जैसे लोकतंत्र में सर क्या ये प्रैक्टिकली ये संभव है? जी, अब मेरा इसमें एक लाइन में है कि ये एक साथ इलेक्शन करने का आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसकी और पेचीदगियों को जानने की कोशिश करेंगे। जी, आप बताइए, जी आपको क्या लगता है खासतौर से राजनीतिक चंदे को लेकर जो स्टेप उठाया है सरकार ने, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, ये तो स्वागत योग्य है और एवरीवन शुड वेलकम इट। अच्छी चीज ये, अब जस्ट फॉर सेक ऑफ अपोजिशन, सब अपोजिशन वाले सब लामबंद हो जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी चीज को हर कोई किसी को क्योंकि भाई इतनी बड़ी जो 60 साल 70 साल से जो स्थिति बिगड़ी हुई थी उसको ठीक करने में कुछ टाइम तो लगेगा ही। ओके।
और इसको वेलकम करना चाहिए। जो सब लोगों ने कहा, कुरैशी साहब ने भी कहा, बहुत अच्छी बात है। ओके। तो ये वी शुड डू इट। ओके, और कौन बात करेगा? खास तौर से ये जो इलेक्शंस, साइमल्टेनियस इलेक्शंस, आपको क्या लगता है ये चुनाव जो हर रोज हम देखते हैं कहीं ना कहीं चुनाव चल रहे हैं, आपको लगता है कि इनको एक साथ हो जाना चाहिए? हाँ, दिस इज गुड, क्योंकि टाइम सेव करता है। ठीक है, लोगों के पास इतना ज्यादा जो ये चलता रहता है कि आज ये वाले इलेक्शन है, आज ये वाले हैं, और ये लोग इतना ज्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज टाइम वेस्ट करती हैं बार बार उसको प्रमोट करने का, दिस विल ऑल्सो कंज्यूम टाइम। ओके, और कौन, आप बताइए। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी स्टेप है और इससे काला धन में कुछ कमी आ सकती है। कमी आ सकती है। आप बताइए, आपको क्या लगता है? चुनाव में लगता है आपको बहुत ज्यादा खर्च होता है और उसमें काला धन होता है? काला धन होता है, वो उसी को बचाने के लिए तो इतना बड़ा काम मोदी जी ने शुरू किया। ओके, और कौन बात करेगा? जी, यहाँ से हमारे पास 2-3 लोग हैं जो अपनी बात रखेंगे। जी बताइए। खासतौर से ये जो बात हो रही है इलेक्शन साथ साथ हो जाए, विधानसभाओं के भी और लोकसभा के भी, क्या आपको लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा? खासतौर से जो विकास कार्य रुकते थे उस पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल सही कदम मोदी जी ने उठाया है। विधानसभा और ये भी उठाया नहीं है, अभी उठाएंगे। हाँ, ये कदम अगर सबकी सहमति होती है तो जी बहुत सही कदम आइडिया है। आइडिया दिया है। दोनों लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ होने से चुनाव का जो खर्च है वो कम होगा, और इससे जो पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर जो 2000 रुपए जो चंदा ये किया है, ये भी बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि पता नहीं चलता था अभी तक किसने कितना पैसा दिया है, तो काला धन जो है वो भी इससे खत्म होगा। जी हाँ, यहाँ पीछे दीजिएगा माइक। जी बोलिए। ये 2000 रुपए का जो प्रोविजन लेके आए हैं कैश मिलाने के लिए, मुझे नहीं लगता कि इससे ब्लैक मनी खत्म होगा। हम हिंदुस्तान के लोग बहुत होशियार हैं। मैं रोजाना 2000 रुपए दूंगा, कितने लोगों को पकड़ेंगे और उसका नाम भी नहीं जाएगा। 20,000 में कम होते था, 2000 से ही ज्यादा सब हो जाएगा, पूरी कलेक्शन हो जाएगी और ब्लैक मनी का कम इस्तेमाल होगा। जी गोपाल जी, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ये भी एक बयान आया था कभी कि साहब हमें तो एक ही रुपया मिलता है, तो वो एक रुपए से भी बहुत करोड़ों हो जाते हैं। तो इनका ये कहना है कि 2000 रुपए जो किया इससे फर्क नहीं पड़ेगा, काला धन आप रोक नहीं पाएंगे। नहीं, देखिए उसको समझदारी से देखना चाहिए। मैं इनकी बात से वाकिफ रखता हूँ, लेकिन एक चीज जैसे प्रियंका राव जी ने भी कहा था कि ये और इनकी बात दोनों को मिलाकर देखिए, ऑडिट का भी कंपल्शन किया है। आखिर कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और वो कहां से आई है? क्योंकि उनके ऑडिट होते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न स्क्रूटनी होती है, सब कुछ होती है। अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ऑडिट कंपल्शन नहीं था, तो इसमें फाइनेंस बिल में इस बार ऑडिट कंपल्शन किया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, एक और चीज कहना चाहता हूं, प्रियंका राव जी ने जो कहा था कि यह जो बजट में ना अभी यही आएंगे जो प्रावधान इनकम टैक्स से रिलेटेड है। बाकी जो इनका जो है वो तो अभी प्रधानमंत्री ने और अपने राष्ट्रपति जी ने कहा है कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाकी डिबेट करके बाकी चीजें अभी सामने आएंगी, वो सब चीजें आएंगी। जी, बाकी चीजें सामने आएंगी। मैं समझता हूँ 2000 रुपए देने के लिए मुझे अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मुझे अगर आइडेंटिटी नहीं बतानी है तो मैं 100 पर्चा काटूंगा, मैं क्या प्रॉब्लम है उसमें? जी, ये एक समस्या है। ओके जी, एक थोड़ा रिसीट काटने वाले का एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। अच्छा जी, हाँ बोलिए। मुझे लगता है कि जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो हर साल होते रहते हैं, ये देश के विकास में बहुत बड़े बाधक हैं, क्योंकि इससे हर साल जब चुनाव होता है तो आचार संहिता लगता है, फिर पॉलिटिकल पार्टी कोर्ट में जाती हैं, फिर कहती हैं कि सरकार वहाँ पे कोई बजट नहीं ला सकती। जैसे अभी बजट के रेफरेंस में बोला गया कि अभी आचार संहिता लगा है 5 राज्यों के चुनाव की वजह से, तो सरकार बजट लाएगी तो लोग लुभावन वायदे करेगी, तो उससे जनता प्रभावित होगी, वोट देगी। तो इससे देश के विकास में बहुत बड़ा बाधक जी। टॉम वडक्कन जी, ये जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ, इसमें कुछ पेचीदगियां हैं, चाहे वो कानूनी हो या बुनियादी ढांचे को लेकर हो, लेकिन फिर भी इसमें एक आम सहमति बनने की जरूरत है। आइडिया सबको पसंद आता है। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा कष्ट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या हो जाएगा अगर दोनों के चुनाव साथ हो जाए? देखिए, जैसे फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आइडिया तो ग्रैंड है, लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशन है इसमें आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और दूसरी बात फाइनेंशियल जो इम्प्लीकेशन है वो भी इकोनॉमिकल होगा। लेकिन रियलिटी चेक आप करोगे तो ये प्रदेश, ये छोटा गुजरात नहीं है जो आप छोटा प्रदेश को मैनेज करोगे। ये पूरा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और ये इंटायर एरिया, वेदर कंडीशंस है, स्कूल्स है, फेस्टिवल्स है, तो इसको सब ध्यान में रखना होगा। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ज्यादा है, थियोरेटिकली सब एक्सेप्ट करते हैं, अच्छी बात है। जी, मैं एक छोटी सी बात इसमें कहना चाहता हूं कि अगर ये आइडिया अच्छा है
और मुश्किल है, तब तो बहुत ज्यादा और विल पावर चाहिए, और वो जरूरी है, वो होना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। इसलिए अगर सबका कंसेंसस बन रहा है तो यह एक, क्योंकि आप बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आज ये 5 प्रदेश जिनके को रोक दिया गया है हमारी सरकार को, कि आप इन 5 प्रदेशों के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। अब वो तो अगले साल के लिए रह गए, उन 5 प्रदेशों को तो कोई फायदा नहीं होगा, उनको सब अनाउंसमेंट नहीं होगा। एक कंपल्सरी वोटिंग का जो ये एडवाइजरी आया था गुजरात में, अब देखिए पूरा हिंदुस्तान में अगर कंपल्सरी वोटिंग, तो आधा तो लोग जेल में होंगे जिसने वोट नहीं किया। तो कुछ रियलिटी चेक है हिंदुस्तान में। पुष्पेश जी, रियलिटी चेक है, ये कई बार हमें आगे बढ़ने से रोकता है। आपको क्या लगता है कि क्यों ये आइडिया, जो कि जिसको सब ग्रैंड आइडिया कहते हैं, वो वर्केबल नहीं लगता किसी को? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अब पता नहीं मेरी उम्र का तकाजा है कि कुछ गड़बड़ाने लगी है याददाश्त, कि इस देश में पहले चुनाव साथ ही हुए थे, ठीक बात है, विधानसभा के और लोकसभा के, तब भी इससे ज्यादा जटिलता थी, टेक्नोलॉजी का अभाव था। और खुद आपकी जो नायाब किताब है उसमें कुरैशी साहब ने बतलाया कि कितना मुश्किल था इस काम को कर दिखाना। एक इलेक्शन ऑफिसर होता था, एक बूथ थी, खच्चर और नाव पे चढ़ के, जब तब हम कर सकते थे। और आज जब इतने साधन हमारे पास है, तब हम इसको समझे कि ना हो सकता है, ये बात मेरे समझ में नहीं आती। हाँ, जो बात कोई पॉलिटिकल पार्टी वाला नहीं मानेगा वो ये है कि यदि आप केंद्र में सत्तारूढ़ हैं तो आपको लगता है कि आपके स्टार करिश्माई प्रचारक अलग अलग चुनावों को जाकर चुनाव जीतने में मददगार हो सकते हैं। अगर इसी वक्त सारे देश में चुनाव हो रहा होगा तो क्या वही स्टार प्रचारक, वो कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, किसी और पार्टी के हों, एक साथ कई जगह अवतरित हो पाएंगे? तो एक मुझे लगता है कि ये बड़ी समस्या है। मगर मुझे जो सारी समस्या के बावजूद बात अच्छी लगती है इसमें, कुरैशी साहब मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन आदमी है इस बात का नुस्खा भी सुझाने के लिए कि अगर इतना मुश्किल काम है तो उसकी शुरुआत उस मुश्किल को हल करने की कहां से होनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात इसमें यह होगी कि जब दोनों चुनाव एक साथ होंगे, तब भी कई बार ऐसा होगा निर्वाचित सरकार गिर जाएगी, वो अपना विश्वास मत गंवा देगी। मगर ऐसा तो बड़ा मुश्किल है कि सारी विधानसभाओं का, एक बार 67-68 में जब हुआ था रामकृपाल भाई, आपको याद होगा, पहली बार जब गैर कांग्रेसवाद का उफान इस देश में आया था, तो जब संवित सरकारें बनी थी उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में और बिहार में, कर्पूरी ठाकुर जी और गोविंद नारायण सिंह साहब आदि, तो कुछ जगह होगा, फिर उसके बाद वो जगह स्थिर हो जाएगी। जनतंत्र में विश्वास मत भी नहीं होगा, अल्पमत में भी सरकार आएंगी, और मुझे लगता है होना चाहिए। जी, हमारे साथ में कुछ और लोग हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं। हाँ, बोलिए। मेरा क्वेश्चन कुरैशी सर से है कि जिसको जितना चंदा देना है वो एक बार में दे दे और इलेक्शन कमीशन की निगरानी में दे दे, ऐसा नहीं हो सकता? देखिए, मैं 2 बातों का जवाब दूंगा। पहले ये इन्हीं की बात कहता हूँ कि जिस चीज़ पे डिबेट हो रही है उसका पर्पस तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उसको किसी और रूट से अगर उसको आपको अचीव करने की बात बताऊं, आपने कमेंट में नेशनल इलेक्शन फंड की बात की थी। एक्चुअली वही सबसे अच्छा सुधार है कि नेशनल इलेक्शन फंड बना देता है और फिर उसमें किसी को चंदा देने में संकोच नहीं होगा, किसी को डर नहीं होगा, उसमें तो शान से दीजिए, और उस फंड में से पॉलिटिकल पार्टीज को और इंडिपेंडेंस को भी उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे दे दीजिए, तो ये सारी ट्रांसपेरेंसी का इशू बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरी जो मैंने पहले एक सेंटेंस में इनका पांडे साहब का जवाब दे दिया था कि इकट्ठे इलेक्शन बड़े डिजायरेबल हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन मुश्किल बहुत होंगे। थोड़ा सा मैं उसका विस्तार कर दूं। प्रधानमंत्री जी ने 2 अच्छी बातें कही थी कि एक तो उसमें खर्चा बहुत होता है, खर्चा बचेगा, बहुत ठीक बात कही। काम नॉर्मल काम ठप हो जाता है, ये भी उन्हें ठीक बात की। मैं 2 बातें और कहना चाहूँगा जो सपोर्ट करेंगी इसी आइडिया को, कि एक तो सब देखते हैं कि इलेक्शन में जो खर्चा होता है, काला धन, उसी की वजह से देश में सारा करप्शन बढ़ती है। दूसरे, इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के आसपास कम्युनलिज्म और कास्टिज्म को बढ़ावा मिलता है, तो देश हमेशा परपेचुअली डिवाइडेड मोड में लड़ते ही रहते हैं, क्योंकि इलेक्शन में मोड में रहते हैं, तो वो भी 5 साल में एक बार होगा, इसलिए ये तो डिजायरेबल है। लेकिन ये कि करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, मेजॉरिटी पास है और आधी स्टेट साथ है, वो कर सकते हैं, लेकिन करना चाहते क्या है, करेंगे कैसे, उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। मुझे लगता है वो नहीं है। और वो इसलिए नहीं है कि मिसाल के तौर पे बताऊंगा आपको कि सपोज साइमल्टेनियस इलेक्शन हमने शुरू कर दिए, वाजपेयी जी की सरकार 13 दिन में गिर गई थी, तो क्या 29 सरकारें जो अच्छी मेजोरिटी से आई हैं उनका हम क्या करें? ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनके पास चलेंगे। हाँ, बताइए, चुनाव सुधारों की दिशा में ये उठते हुए कदम आपको कैसे लग रहे हैं? जी, हमारे क्षेत्र में इलेक्शन
चुनाव से एक रात पहले बदल जाता है पूरा। जिताऊ कैंडिडेट हार जाता है और हारने वाला कैंडिडेट जीत जाता है। क्यों? क्योंकि वोटर बिक जाता है। मैं बस केवल यही कहना चाहता हूं, जो हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है, हम सब मिलकर चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन अगर साथ देंगे अपनी गवर्नमेंट का, अपने समाज का, तो नोट की, वोट की जो बिकने की ये चर्चा है, नोट बिकना बंद होगा। ठीक है ना? वोट को हमें बिकने से रोकना है और अपने समाज के हित में, अपने देश के हित में हमें अपने सरकार के साथ आगे आना है। अच्छा, चलिए। सबसे पहले अपराधी को पकड़ना है और दल बदल कानून में ये दो बातें यदि मोदी कर लेगा तो इतिहास में अमर हो जाएगा। मैं और आगे कुछ नहीं। ओके जी, ये बहुत अहम सुधार है जिनकी बात करी जी। हाँ, बोलिए। एक साथ चुनाव का जो मुद्दा है या प्रस्ताव है बहुत अच्छा है, उसमें काला धन कम हो या ना हो, लेकिन जो ईमानदार वो गरीब कैंडिडेट है वो चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि मेरे याद है 1989-90 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था और एक लोकसभा का चुनाव खुर्जा से सिर्फ 40,000 रुपए में चुनाव जीत गया। क्योंकि नीचे विधानसभा के चुनाव थे, तो जो विधायक का चुनाव लड़ रहे थे उन लोगों ने उसके लिए काम किया, अपने लिए वोट मांगा और उनके लिए वोट मांगा, वो व्यक्ति चुनाव जीत कर वहां से आ गया। तो उसमें फायदे की बात है ये, तो एक ईमानदार गरीब आदमी चुनाव जीत सकता है। दूसरा, जो 2000 चंदे की बात है, ये सार्थक होने वाली बात नहीं है, क्योंकि 2-2 हजार रुपया देने वाले बहुत लोग कम हैं। जो करोड़ों रुपया लोग देते हैं वो चंदा देने वाले ज्यादा हैं, और पार्टियों के पास में जो आपके ये वोटर लिस्ट है, उन वोटर लिस्ट के आधार 2-2 हजार रुपये उसमें ये डेबिट कर देंगे, उसमें क्रेडिट कर देंगे, तो ये सार्थक होने वाला नहीं लगता। ओके जी, हाँ बोलिए, बैठिए। हाँ बोलिए। वर्तमान सरकार के इस क्रांतिकारी कदम का हम स्वागत करते हैं। एसवाई कुरैशी साहब ने कहा कुछ असुविधाएं हो सकती हैं। मैं इनको टीएन सेशन साहब की याद दिलाना चाहता हूं। टीएन सेशन साहब पहले प्रथम चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी थे, जिनकी वजह से चुनाव आयोग लाइमलाइट में आया। इच्छा शक्ति अगर होगी हमारी तो कुछ भी असंभव नहीं है। जिस तरह आम नागरिकों का 150 रुपए की सब्सिडी गैस की मिलती है, उसे आधार से जोड़ा जा रहा है। इसलिए 1 रुपए की चंदिंग, 1 रुपए की फंडिंग बिना खाते बेनामी नहीं होनी चाहिए। हर फंडिंग को जो भी चंदा मिले उसे आधार से जोड़ा जाए और बिना आधार के न करा जाए, क्योंकि हर चीज को आधार जोड़ा जा रहा है। ओके जी, हाँ जी, बोलिए। पहली बार रूलिंग पार्टी की तरफ से प्रपोजल आया है कि दोनों चुनाव जो है लोकसभा के विधानसभा के होने चाहिए। ये आज तक इतने सालों में कभी भी रूलिंग पार्टी की तरफ से कभी नहीं आया, और जो इलेक्शन कमीशन ने इसमें काफ़ी चर्चा भी करी है, लेकिन उसका वो फाइनल नहीं हुआ। लेकिन अब की बार क्योंकि इलेक्शन कमीशन और रूलिंग पार्टी आपस में कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा सुझाव है। इससे पैसा भी बचेगा और इसमें लोगों को बहुत मौका मिलेगा। दूसरी बात है, जो 2,000 रुपए की बात है, उसमें मैं एग्री नहीं करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे एक ने अभी सुझाव आया कि वो पैसा अभी अगर आधार से भी जोड़ दिया जाए तो उसमें और ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा आएगी। कहने का मतलब ये है कि लोग ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चुनाव में पारदर्शिता आए। वो किस प्रकार से आएगी और उसके लिए क्या कुछ हमको करना पड़ेगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। कुछ आइडियाज भी आए, कुछ सुझाव भी आए, लेकिन ये कितने प्रैक्टिकल हैं ये हमें जरूर देखना पड़ेगा। फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशिष्ट मेहमानों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए चर्चा में। पेट्रोलियम पदार्थ सीमित हैं और जल्द ही खत्म हो जाने वाले हैं, इसीलिए इन दुर्लभ पदार्थ को बचाना जरूरी है। एलपीजी बचाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। पीसीआरए द्वारा बताए गए साधारण टिप्स अपनाइए। आइए दोस्तों, हम ईंधन बचाएं और देश की प्रगति में हाथ बटाएं। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और एलपीजी बचत के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। I really like cars, so just 2 weeks into the job, they gave me a company car, a big company car. It's got 14 wheels and quite the ground clearance. It can go pretty much anywhere, but it's not the easiest thing to park. The acceleration is decent, the handling is shaky, the engine noise is deafening. AC? Well, you can't have everything, but you know what? I love the gun. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. छुट्टी नहीं है, टॉफी देता हूँ। ये ले बेटा। ए बच्चा, ये टॉफी इसको वापस दे दे। 1 रुपया छुट्टा दीजिए। इसे रखिए, ये 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहें, तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए,
तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो आज ही इस योजना से जुड़ें। क्या बताया डॉक्टर ने? तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है। तूने डॉक्टर से पूछा कि लड़का है या लड़की? लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है? पहले लड़की का अच्छा पालन पोषण करो, शादी करो तो दहेज की चिंता। अगर आपके पिताजी आप ही की तरह सोचते और आपको इस संसार में आने से रोक देते तो क्या आज हम यहाँ होते? तूने मेरी आंखें खोल दी। ला बहू मिठाई ला, अब बेटा हो या बेटी मेरे लिए दोनों एक समान हैं। जे से जहाज हो या एम से माइनिंग, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले। वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो पापा। जब आप अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकते तो दूसरे बच्चों से कैसे काम करवा सकते हैं? 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए आपको जुर्माना या जेल भी हो सकती है। बाल श्रम को कहें ना। अरे वाह राधा, नई यूनिफॉर्म। आज मेरी बिटिया को स्कूल से छात्रवृत्ति जो मिली है। पर इतनी आसानी से कैसे मिल गई? बिटिया के स्कूल में आधार कैंप लगा था, वहाँ इसका आधार बनवाया, जिससे छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करना और भी आसान हो गया। आज ही अपने बच्चों के आधार पंजीकरण हेतु अपने नजदीकी आधार केंद्र, स्कूल या आंगनवाड़ी से संपर्क करें। मेरे उज्जवल भविष्य की उड़ान, मेरा आधार, मेरी पहचान। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना के तहत सिर्फ 1 रुपया प्रतिदिन जमा करने के हिसाब से आपको मिल सकता है 2 लाख रुपए का जीवन बीमा। आपके बाद आपके परिवार का जीवन बिना रुके चलता रहे, इसलिए आज ही इस योजना से जुड़ें। चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हम चुनाव सुधारों की बात कर रहे थे और ये कितने प्रैक्टिकल तरीके से किए जा सकते हैं इसकी बात कर रहे थे। फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशिष्ट मेहमानों से। रामकृपाल जी, बार बार बात जो है वो इस पे आके टिक जाती है कि साहब प्रैक्टिकली आप इसे होता हुआ कैसे दिखाएंगे। तो सवाल ये है कि हमें अपने स्टेप्स अब किस प्रकार से लेने चाहिए जिससे हम इन्हें वाकई जमीन पर, सितारों को जमीन पर उतार लाएं। देखिए, बहुत सारी चीजें जैसा आपने यहाँ भी देखा है कि बहुसंख्यक पूरा देश की जनता ये चाहती है कि चुनाव बार बार न हो, एक साथ हो। पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत हद तक अंदर से कन्विंस्ड हैं, लेकिन सारे पॉलिटिकल पार्टीज, एक बात समझ लीजिए, कहने के लिए वो चाहे जितना समानता की बात करें, लेकिन वे अपने अधिकार कभी छोड़ना नहीं चाहती हैं। ईमानदारी की बात यह है। आप देख लीजिए, ये ऐसा मुल्क है जहां पे आप सोचिए कि एनडीए और यूपीए कुल मिलाकर के, अगर ये एनडीए यूपीए न कहें तो बीजेपी और कांग्रेस महिला आरक्षण बिल पे दोनों साथ थी, आज तक नहीं पास हो सका। हाँ। आप इसे सोच लीजिए कि जो अपोजिशन है और सत्ता पक्ष है, क्यों नहीं पास हो सका? सोनिया जी ने इतनी कोशिश की, सब कुछ रहा, लेकिन आज तक वो नहीं पास। मेरे समझ में नहीं आता, इवन वामपंथी भी साथ थी, लेफ्ट भी साथ में, कांग्रेस पार्टी साथ में, भारतीय जनता पार्टी साथ में, फिर भी नहीं पास हो सका। सीधी बात यह है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां जिनको लगता है कि हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, वहां होता है। इसमें कुछ लीगलिटीज भी हैं। जेपी ने जो 74 में मूवमेंट शुरू किया था, जो 77 में जनता पार्टी आई, राइट टू रिकॉल की बात की थी। तो ये जैसा कह रहे थे कि वाकई संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, लेकिन अगर पॉलिटिकल विल हो, और जैसा कि पंत जी कह रहे थे, शुरू से आखिर होता ही था। जब ये सम्मिलित सरकारों का दौर शुरू हुआ 67 के बाद से, तो इसमें गड़बड़ाया। उसके पहले तो 52 से लेकर के ये साथी चुनाव होते थे, हमें बचपन में आधे साथ होते थे। हो सकता है इस देश में, बशर्ते पॉलिटिकल विल हो। और जैसा कि मैंने ही कहा कि पॉलिटिकल विल
सब अपनी सुविधा देखते हैं कि केंद्र में तो एक ही पार्टी की सत्ता रहेगी। अब जब केंद्र में एक पार्टी की सत्ता होती है तो जो अपोजिशन में होता है वो इस तरह की चीज नहीं चाहता कि जब अगली बार हो तभी साथ हो। बिल्कुल। प्रियंका, आप किस तरह के सुझाव देने जाएंगे, क्या सॉल्यूशन सुझाना चाहेंगी इन सब बड़ी बड़ी तमाम चीजों के, और जब तक ये ना हो तब तक हम छोटी छोटी चीजें और क्या कर सकते हैं, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। जी, इमीडिएटली हम दो चीज़ों के बाद जो कर रहे थे, मैं सिर्फ फिर से कहना चाहूँगी कि जो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आए वो वेलकम है, आनी चाहिए, लेकिन इसका प्रोसेस करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम पार्लियामेंट प्रोसेसेस को ट्रैक करते हैं। बात सिर्फ ये है कि दोनों हाउसेज में इन चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए, ये स्थायी कमेटी को जानी चाहिए, ताकि तब एमपीज एक्सपर्ट, आप जैसे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के सुझाव ले सकते हैं, उसके बाद एक अच्छा बिल पारित हो सकता है। अगर इन चीज़ों को, जो पॉलिसी चीज़ें हैं जो फाइनेंस बिल में लाया जाए, तो ये सारे स्टेप्स मिस हो जाएंगे। तो ये अच्छा है या बुरा है ये एमपीज डिसाइड करे, क्योंकि ये उनका हक है, ये उनका जॉब है, लेकिन ये करेक्ट प्रोसेस से इस पे चर्चा हो, इस पे डिबेट हो, फिर ये पार्लियामेंट में पास हो। जी, पुष्पेश जी, खासतौर से भी कुरैशी साहब ने कहा कि साहब कैसे आप चुनाव एक साथ कराएंगे जब सरकारें गिर जाती हैं, उस स्थिति में क्या करेंगे? वाकई ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आपको क्या लगता है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं इतने बड़े प्रश्न का अगर वो उत्तर नहीं दे रहे तो ये प्रश्न आप मुझसे न पूछिए। मगर जो मैं आपसे, मेरा कहने का मतलब ये है कि फिर तो आप जब रुकावट आ गई इतनी बड़ी, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आप मुझसे वही सवाल पूछिए जो आपने प्रिया से पूछा था। अच्छा, मेरा ये कहना है कि छोटी छोटी चीजें हम क्या कर सकते हैं। हाँ। हम ये क्यों मानकर चलें कि चुनाव सुधार सिर्फ चुनाव आयोग करवाएगा, बड़ी राजनीतिक पार्टियां करवाएंगी? हाँ। क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? जो चुनाव का काले धन का बड़े पैमाने पर खर्च होता है, वो शराब आखिर कौन पीता है? हाँ। एक आध घूंट तो मेरे हलक के नीचे भी जाती होगी ना गलत करने को। जो गाड़ियां घूमती हैं उसमें मुफ्त की सवारी थोड़ी तो मैं भी करता हूँ ना। जो आप कहते हैं कि चुनाव का खर्च इतना बढ़ गया, चुनाव आयोग ने सख्ती बरती तो वो पोस्टर बंद हो गए, वो झंडे बंद हो गए, वो माइक लगी गाड़ियां बंद हो गई, वो खर्चा घूमने का बेशुमार बंद हो गया। अब पार्टी अगर घुमाता कोई है तो उसको अपने खर्च के हिसाब में दिखानी पड़ेगी। तो मुझे लगता है अगर हम अपने ऊपर संयम कर सके, सोशल मीडिया का जमाना है, क्या ये जरूरी है कि दूरदर्शन, और मैं आपको आपके प्रति पूरे सम्मान से, क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी में ही ये भाषण करेगा चुनाव का जो प्रत्याशी होगा? अगर इतना खुला मुफ्त का सोशल मीडिया है जो हमारे नहीं अमेरिका तक के चुनाव को प्रभावित करता है, तो हम लोग क्यों नहीं किसी भ्रष्ट चुनाव वाले को, प्रत्याशी को जो बेशुमार पैसा खर्च कर रहा है या बाहुबली है, उसको मत न दें, इसके पक्ष में मत बनाए खुद स्वयं। जी, कुरैशी जी, जैसे कि कह रहे हैं कुछ सवालों के जवाब जो हैं वो बहुत आसान नहीं है, मुश्किल हैं, लेकिन फिर भी कुछ छोटे छोटे कदम उठाए जा सकते हैं। हम देखते हैं कि अभी जब चुनाव होते हैं तो चुनाव प्रचार का जो समय होता है उससे पहले ही, साल भर पहले ही सब कैंपेन शुरू हो जाता है सोशल मीडिया पे, उसमें तमाम तरह का पैसा जो है बहाया जाता है, तमाम रैलियां भी उससे पहले ही हो जाती हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसी चीज़ों पर कभी चुनाव आयोग कुछ रोक लगा सकता है, या ये ऐसे ही अनवरत चलेंगे? नहीं, ये मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब मॉडल कोड लागू होता है, जब चुनाव आयोग मैदान में जब कूदता है, उससे पहले कोई पावर नहीं है। हमने इस पे सख्ती की, हमने एक एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग डिवीजन बनाई और पकड़ धकड़ की 1100-1200 करोड़ पकड़ चुके हैं। तो मैंने जिस किताब का जिक्र प्रोफेसर साहब ने किया था उसमें मैंने 40 तरीके लिखे थे जो हमने जब तक पकड़ रखे थे कि इसी तरीके से बेईमानियां होती हैं। अब उन्होंने वो 40 तो देखी रखे थे, अब उन्होंने और जोड़ लिया। अब वो पैसा पहले से पहुंचा देते हैं, इन्हें मालूम है ये इलेक्शन कमीशन आने वाला है, तो उसके बाद तो हम पैसा मूव नहीं कर पाएंगे, तो 6 महीने पहले, साल भर से प्रचार शुरू हो जाता है। इस पे तो कोई कंट्रोल ही नहीं हमारा। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एक तो किसी नौजवान ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो रिश्वत दी जाती है वोटर को, हमें वोटर एजुकेशन के जरिए वोटर को बताना चाहिए कि अगर आपने 500 रुपये लेके 1000 रुपये लेके वोट दे दिया, ये घाटे का सौदा है कि 1000 रुपये लेके वो आपसे जीत के तो आ गया, फिर आपके काम 20-20 हज़ार रुपये लेके वो कराएगा, क्योंकि फिर आपसे वो नहीं। बिल्कुल। टॉम वडक्कन जी, फाइनल कमेंट्स में क्या सुझाव देंगे आप? देखिए, काफ़ी इश्यूज डिस्कस किया गया है। एक मैं रिएटरेट करने चाहता हूँ द रोल ऑफ मीडिया। पेड न्यूज़ एक रियलिटी चेक है। कुछ दुकानें खोल जाते हैं जहां आपका मैनिफेस्टो को प्रेजेंट करता है, जैसे कोई स्टोरी है, एडिटोरियल अक्रॉस द पार्टी, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, राइट हो, और टेलीविजन मीडिया, टेलीविजन में सर्वेज प्रेजेंट किया जाता है। कौन नहीं जानता कि ये सर्वेज फंडेड है, और फिर वो कोशिश ये किया जाता है कि एक पार्टी जीत रहा है, एक पार्टी हार रहा है। तो ये इश्यूज जो है, पब्लिक को ये बहकाया जाता है कि भाई ये जीत रहा है या वो हार रहा है, कहीं गलत भी होता है। तो मेरे ख्याल से जब ये इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद
रिजल्ट्स के बाद आप कुछ भी कहिए कि हमने ये कहा वो कहा। कंप्लीट बैन ऑफ सर्विस, पेड न्यूज, उससे ये होगा एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा सभी के लिए। सभी के लिए। गोपाल जी, फाइनल कमेंट्स में क्या सुझाव रखना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है कि जब कोई विचार है जिसका समय आ गया है वो तब इम्प्लीमेंट होता है। मुझे लगता है अब यह विचार है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का समय आ गया है, उसके लिए एक इकोसिस्टम, एक पूरा कंसेप्चुअली उसकी एग्रीमेंट सबकी आ गई है। दूसरा, डेमोक्रेसी में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? पब्लिक ओपिनियन। तो समय भी आ गया है, पब्लिक ओपिनियन भी अब इस बात के लिए बहुत स्ट्रांगली आ गई है कि चुनाव में सुधार होने चाहिए, वो भी है। और तीसरी महत्वपूर्ण उसके साथ है कि विल पावर, जो लीडरशिप में विल पावर होनी चाहिए रिफॉर्म्स करने के लिए। हमें जो स्ट्रांग स्टेप्स मोदी जी में वो विल पावर देके, चाहे नोटबंदी को लेके देख लीजिए, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को देख लीजिए, किसी भी बात में, तो वह इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में भी बिल्कुल, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए भी वह जो विल पावर है वो प्रधानमंत्री जी ने दिखाई है, राष्ट्रपति जी ने उसका समर्थन किया है, पॉलिटिकल पार्टीज उस बात के लिए एग्रीड है, पब्लिक ओपिनियन है। तो अब यह बात जल्दी हो जाएगी, ऐसी मेरी उम्मीद है जी। और हमें भी ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए कि चुनाव सुधारों का वक्त आ चुका है, लेकिन जब तक बड़े बड़े चुनाव सुधार नहीं होते, छोटे छोटे सुधारों की तरफ कदम लगातार आगे बढ़ते रहने चाहिए। और उसमें मतदाता बहुत अहम रोल निभाता है, क्योंकि वही है चुनावों की धुरी। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।